हाय बच्चों, कैसे हो सब? बढ़िया एकदम। पढ़ाई लिखाई ठीक चल रही है बच्चों? मेरा नाम है सौरभ और आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस बढ़िया से खूबसूरत चैनल स्काई हाई एकेडमी पर। और बच्चों सब ठीक हो? हाँ, बढ़िया चल रही है लाइफ? कुछ परेशानी तो नहीं आ रही है? अगर आ रही है तो मैं कोशिश करूंगा बच्चों कि इस वीडियो को के एंड तक, इस वीडियो के अंत तक मैं आपको कुछ ऐसी चीजें सिखाकर भेजूं जिससे मे भी आपकी लाइफ में थोड़ा बहुत इम्प्रोवाइजेशन आ सके और आप कुछ अपनी लाइफ में चीजों को भुलाकर अपनी मोटिवेशन फिर से प्राप्त करो और कंसिस्टेंसी डिसिप्लिन के साथ वापस से अपनी पढ़ाई शुरू कर सको या फिर अपनी लाइफ में बहुत अच्छा कर सको। क्योंकि बच्चों मेरा मानना यह है कि एक अच्छा शिक्षक वही है जो आपको किताबी ज्ञान के साथ साथ आपको थोड़ा सा जिंदगी का भी ज्ञान प्रोवाइड करे। ठीक है, तो लेक्चर के एंड में मैं आपको बताऊंगा। अभी तो फिलहाल अपना लेक्चर शुरू करते हैं बच्चों। तो लास्ट लेक्चर में हमने बच्चों रिफ्लेक्शन के बारे में थोड़ा सा पढ़ा था कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होती है, और लाइट के बारे में मैंने थोड़ी बहुत चीजें बताई थी आपको कि लाइट क्या होती है, क्या उसका नेचर होता है, वेव नेचर होता है, मैटर नेचर होता है, पार्टिकल नेचर होता है। ये सारी कहानी मैंने आपको बताई थी कि लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है और उसकी एक प्रॉपर्टी होती है कि वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस से रिफ्लेक्ट करती है। ठीक है, तो आज हम क्या पढ़ने जा रहे हैं बच्चों? आज हम पढ़ेंगे कि कौन कौन से ऐसे मिरर्स के बारे में पढ़ेंगे, कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, और थोड़ा बहुत मैं आपको प्लेन मिरर के बारे में बताऊंगा। वैसे आपके सिलेबस में है नहीं, बट फिर भी मैं आपको थोड़ा बहुत प्लेन मिरर के बारे में बताऊंगा। और ये भी बताऊंगा बच्चों की इमेज फॉर्मेशन कैसे होती है कि किसी भी ऑब्जेक्ट की इमेज, जैसे अगर आप शीशे में अपने आप को देखो तो आप ऑब्जेक्ट हो और शीशे में जो आपकी फॉर्म हो रही है वो इमेज फॉर्म हो रही है, कि इमेज फॉर्मेशन कैसा होता है। तो मेरे ख्याल से ये लेक्चर बहुत बड़ा होने वाला है थोड़ा सा। ठीक है, तो ध्यान से सुनना और समझने की कोशिश करना। नहीं समझ में आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। ठीक है बच्चों, चलो शुरू करते हैं। तो बच्चों सबसे पहले हम कहानी पढ़ेंगे जो रिफ्लेक्शन मैंने आपको बताया था। रिफ्लेक्शन पता है आपको क्या होता है? चलो पहले थोड़ा सा देख लेते हैं रिफ्लेक्शन क्या होता है। कि अगर एक मेरे पास रिफ्लेक्टिंग सरफेस है बच्चों, ये पीछे वाले रीजन आपको पता ही होगा, ये क्या होता है? शेडेड रीजन होता है। ठीक है, ये आपका शेडेड रीजन होता है बच्चों। यहां से आपकी इंसिडेंट रे आती है और इंसिडेंट रे टकरा के आपकी रिफ्लेक्टेड रे बन जाती है। ये सबको पता ही होगा। ये बीच में आपकी नॉर्मल है। ठीक है, जिसको पता है वो थोड़ी वीडियो स्टॉप कर सकता है। ये आपकी कौन सी रे है बच्चों? ये आपकी इंसिडेंट रे है। ठीक है, और ये बच्चों आपकी कौन सी रे है? ये आपकी रिफ्लेक्टेड रे है। ठीक है, तो आपकी ये इंसिडेंट रे है, ये रिफ्लेक्टेड रे है, और बीच में ये क्या है आपके बच्चों? नॉर्मल रे है। ठीक है, तो ये तीन आपको फिनोमेना ही पता ही होगा और साथ के साथ आपको लॉस भी पता ही होंगे कि क्या लॉ होता है। ये यहां से ये होता है आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस, और ये बच्चों होता है आपका एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो आपका जो पता है आपको लॉ पहला कि सारे जो भी इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल रे जो होती है वो तीनों एक ही पॉइंट पे आके मिलती हैं एट द सेम पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। और दूसरा लॉ भी पता ही होगा आपको, जो मैंने बताया था कि एंगल आई इज इक्वल्स टू एंगल आर, कि जो आपका इंसिडेंट एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होता है। और ये भी मैंने आपको कहानी बताई थी कि जो आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है वो हमेशा नॉर्मल रे से बनता है, और जो आपका एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता है वो आपका रिफ्लेक्टेड रे से बनता है। ठीक है, तो ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन और एंगल ऑफ इंसिडेंस की कहानी यहाँ पे हमने आपको थोड़ी बहुत बताई थी। तो बच्चों आज हम जो प्रोबेबली चीजें पढ़ने जा रहे हैं वो मिरर्स के बारे में पढ़ना है कि मिरर क्या होता है, मिरर के अंदर ऐसी क्या कैसे कैसे इमेजेस बनती है, किस किस प्रकार के मिरर्स होते हैं। मे भी आप जानते हो कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, तो आओ थोड़ी कहानी पढ़ते हैं स्फेरिकल मिरर्स के बारे में कि इनको स्फेरिकल मिरर से क्यों बोला जाता है। आओ देखते हैं। तो बच्चों हेडिंग डाल लोगे स्फेरिकल मिरर। ठीक है, स्फेरिकल मिरर्स। तो बच्चों मैं आपको कहानी बताऊं कि दो तरह के हमें स्फेरिकल मिरर अपने सिलेबस में पढ़ने हैं, एक कॉनकेव मिरर और एक कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, एक होगा आपका कॉनकेव मिरर और एक होगा बच्चों आपका कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, एक होगा आपका कॉन्वेक्स मिरर, और दोनों मिरर्स में क्या क्या कहानी बनेगी मैं आपको थोड़ी देर में बताता हूं कि इनको हम स्फेरिकल मिरर क्यों बोलते हैं। तो बच्चों देखो, अगर मैं आपका कॉनकेव मिरर बनाऊं तो वो कुछ ऐसा होता है। कॉनकेव मिरर कुछ आपका दिखने में ऐसा होता है। ये क्या है सर? मैं आपको सब बताता हूं। देखो ये पीछे जो आपका है
पीछे है आपका शेडेड रीजन, पीछे क्या है आपका शेडेड रीजन, पीछे आपका शेडेड रीजन है। आगे है आपका रिफ्लेक्टिंग रीजन, मतलब जहां से रे रिफ्लेक्ट होकर वापस आएगी, ये हो गया आपका रिफ्लेक्टिंग रीजन, ठीक है, रिफ्लेक्टिंग एरिया, रिफ्लेक्टिंग रीजन, ठीक है, जो भी रिफ्लेक्शन यहां से होगी, और शेडेड रीजन पीछे वाला है, ठीक है। अब बात है कि इसको स्फेरिकल मिरर क्यों बोला जाता है, तो बच्चों इसको स्फेरिकल मिरर इसलिए बोला जाता है क्योंकि अगर आप इसको ध्यान से देखोगे तो एक ये स्फेयर के पार्ट से मिलकर बना, मतलब एक बहुत स्फेयर होता है, स्फेयर का थोड़ा सा हिस्सा आपने काट दिया और उसमें से आपने इस मिरर को, इस पर्टिकुलर एरिया को जिसको मिरर बोलते हैं, इसको हमने अलग कर दिया। जैसे आप देख सकते हो कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, आपके कॉन्वेक्स मिरर आपका कहाँ पे यूज होता है, जो आपके रियर व्यू मिरर्स होते हैं, रियर व्यू मिरर्स होते हैं ना, कि जैसे बहुत पीछे आपकी गाड़ी है, हाँ ना, जैसे गाड़ी कोई आपकी पीछे चल रही है तो आप उसको उस मिरर में देख सकते हो। गाड़ी में रियर व्यू मिरर में आपका कॉन्वेक्स मिरर यूज होता है, शेयरिंग मिरर्स में आप देख सकते हो वो भी आपका कॉनकेव कॉन्वेक्स मिरर की तरह ही यूज होता है, ठीक है। तो ये आपकी कहानी बनती है कि जो स्फेरिकल मिरर इसलिए बोला जाता है कि जो आपका कॉनकेव मिरर होता है ना, वो एक स्फेयर से मिलकर बनता है, स्फेयर होता है, उस स्फेयर का हमने थोड़ा सा हिस्सा काट के अलग कर दिया और उस हिस्से का हमने क्या बना दिया, मिरर बना दिया, पीछे से उसको शेड कर दिया। जितनी बढ़िया तरह से शेड करोगे बच्चों, देखो शेडिंग की भी कहानी होती है कि जितनी अच्छी तरह शेड करोगे ना पीछे से, जितनी अच्छी तरह से आप पीछे शीशे को शेड करोगे, मतलब उसको जितनी अच्छी तरह से आप पीछे से उसकी पॉलिश करोगे, उतनी ही अच्छी रिफ्लेक्शन होती है। ऐसा कहा भी जाता है कि जिसके पीछे अच्छी शेड, जैसे सिल्वर की शेडिंग होती है, कुछ कुछ शीशे ऐसे होते हैं जिसके पीछे जो पॉलिश होती है वो सिल्वर की होती है, तो उससे और अच्छा हाई डेफिनेशन आपको, आप अपने आप को देख सकते हो उसके अंदर, ठीक है। तो भाई कहानी क्या बनी यहाँ पे कि जो हमारा कॉनकेव मिरर था वो एक स्फीयर से मिलकर बना है। तो बच्चों आपको एक कहानी बता दूं, तो स्फीयर है तो स्फीयर का सेंटर होता है बच्चों, है ना, तो वैसे ये मिरर है, ये मिरर बना तो एक स्फीयर से ही है, तो जैसे इस स्फीयर का मिरर है, स्फीयर का सेंटर है, वैसे ही इस मिरर का भी क्या होगा, सेंटर होगा, और दोनों सेंटर क्या होंगे, सेम होंगे, है ना। भाई स्फीयर है ना, ये जो मिरर है ये स्फीयर से मिलकर ही तो बना है, तो स्फीयर का सेंटर होगा, है ना, वैसे इस मिरर का भी क्या होगा, सेंटर होगा, और उसी सेंटर को हम क्या बोलते हैं बच्चों, सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। तो कोई आपसे पूछे कि सेंटर ऑफ कर्वेचर, इसको मैं सी से डिनोट करता हूं, कि जो सी क्या होता है आपका, इट इज द सेंटर ऑफ स्फेरिकल मिरर। तो जो आपका स्फेरिकल मिरर का सेंटर होता है उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर से कहते हैं, ठीक है। तो ये पॉइंट हो गया आपका बच्चों सेंटर ऑफ कर्वेचर। वैसे ही जैसे अगर आपको ये मिरर देखा जाए, ये मिरर बस इतने पार्ट की बात करूं मैं, सिर्फ इतने पार्ट की बात करूं, तो इस स्फीयर का भी एक सेंटर होता है बच्चों, और उस सेंटर को हम बोलते हैं पोल। क्या बोलते हैं, पोल एक ऐसा पॉइंट है ऑन द मिरर, देखो कंफ्यूज मत होना, जो आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है वो स्फीयर का सेंटर होता है, ठीक है, मतलब ये मिरर का सेंटर, क्योंकि ये स्फीयर का, ये देखो है तो ये स्फेरिकल मिरर है, ठीक है, तो इसका कोई सेंटर होगा, उसी सेंट्रल पॉइंट को हम बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। और ये जो पोल आपको दिख रहा है, पोल क्या है, ये जैसे आपका मिरर है ना, ये मिरर है कुछ, ठीक है, इस मिरर के सेंट्रल पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, पोल बोलेंगे। तो मिरर के सेंट्रल पॉइंट को क्या बोलते हैं, पोल बोलते हैं, और स्फीयर के सेंट्रल पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलेंगे। मेरे ख्याल से बात आपको समझ में आ गई है, नहीं आई तो बताओ कमेंट में, ठीक है। स्फीयर के सेंटर को हम सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलेंगे, और मिरर के सेंटर को हम क्या बोलेंगे बच्चों, पोल बोलेंगे। बहुत बढ़िया, तो इसको थोड़ी देर के लिए मिटाता हूं और यहाँ पे मैं लिख देता हूं आपके लिए कि जो P से क्या डिनोट कर रहा हूं मैं, पोल, और पोल क्या होता है, इट इज द सेंटर ऑफ मिरर, ठीक है। तो मिरर के बीच वाले पॉइंट को हम पोल बोल देंगे,
स्फीयर के बीच वाले पॉइंट को तो हम सेंटर बोलते ही हैं, बस नाम थोड़ा सा अलग, सेंटर ऑफ कर्वेचर। और बच्चों एक और पॉइंट आपका आता है जो सेंटर और पोल के जस्ट बीच में होता है, जो सेंटर और पोल के जस्ट बीच में होता है, और उस पॉइंट को हम बोलते हैं बच्चों फोकस। क्या बोलते हैं? फोकस। एफ से उसको हम डिनोट करते हैं, एफ से, कैपिटल एफ से हम उसको डिनोट करते हैं, और उस पॉइंट को हम बोलते हैं फोकस। ठीक है, इट इज द पॉइंट बिटवीन पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, अगर आपको मैं ध्यान ढंग से बताऊं तो सेंटर और पोल, सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के जो जस्ट बीच, मिड पॉइंट, द मिड पॉइंट बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल इज नोन एज द फोकस ऑफ द मिरर। ठीक है, तो मिरर के आपको 3 पॉइंट्स बहुत ज्यादा जरूरी है याद करने। पहला आपको पोल क्या होता है आपका? पोल इज द सेंटर ऑफ मिरर। सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है आपका? सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है आपका सेंटर ऑफ द स्फीयर, कि जिस स्फीयर से वो मिरर बना है उसके सेंटर को हम बोलेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर। और फोकस क्या होता है? वैसे फोकस की एक अलग डेफिनेशन है, ठीक है, बट मैं आपको सिर्फ एक कहानी के तौर पर या फिर एक पॉइंट के तौर पर बता रहा हूं कि सेंटर और पोल के जो एकदम बीच का पॉइंट होगा उस पॉइंट को हम क्या बोल देंगे बच्चों? फोकस बोल देंगे। तो फोकस को, वह तो फोकस की एक दूसरी डेफिनेशन भी है, वो जब मैं अभी थोड़ी देर में आपको बताऊंगा जब मैं रे डायग्राम बनाऊंगा, पर अभी हम फोकस को ऐसे याद रखते हैं। फोकस, एफ क्या है आपका? फोकस। इस पॉइंट को नोट करो। और फोकस क्या होता है बच्चों आपका? इट इज द मिड पॉइंट, इट इज द मिड पॉइंट बिटवीन पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। इट इज द पॉइंट, इट इज द मिड पॉइंट between focus and center of curvature। कि भैया इट इज द मिड पॉइंट, ये जो फोकस एफ है क्या है भाई? मिड पॉइंट है फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच का। ठीक है बच्चों, अब एक और चीज मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूंगा बच्चों, क्या ये कि इन तीनों को एक लाइन, इमेजिनरी लाइन जोड़ती है। ठीक है, इन तीनों को जोड़ती हुई एक इमेजिनरी लाइन, इन तीनों को जोड़ती हुई एक इमेजिनरी लाइन है, और उस इमेजिनरी लाइन का बच्चों नाम होता है प्रिंसिपल एक्सिस। क्या नाम होता है इसका? प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस क्या है? इट इज एन इमेजिनरी लाइन विच जॉइंट्स सी एफ पी, जहां पे सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोकस और पोल, जो तीनों पॉइंट्स को जोड़ती हुई एक लाइन है, और उस इमेजिनरी लाइन का नाम क्या है बच्चों? प्रिंसिपल एक्सिस। लिखना चाहो तो लिख लो, चलो मैं यहाँ पे लिख देता हूं आपके लिए कि भाई प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है? प्रिंसिपल एक्सिस क्या हो बेटा? प्रिंसिपल एक्सिस इट इज द इमेजिनरी लाइन, इट इज एन इमेजिनरी लाइन, इमेजिनरी लाइन होती है बच्चों ये which joins focus, center of curvature and pole। ठीक है, तो फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल, तीनों पॉइंट्स को ज्वाइन करती हुई एक लाइन जाती है, उस इमेजिनरी लाइन को हम बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। इस प्रिंसिपल एक्सिस में बच्चों बहुत खतरनाक खेल है। क्या खेल है इसका? कि ऑब्जेक्ट भी हम यहीं पर रखेंगे और इमेज नहीं पे बनेगी। मतलब प्रिंसिपल एक्सिस जरा सा बेंचमार्क मान लो कि सारा काम जो भी होना आपका प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर ही होना है। ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर आपका सारा काम होना है, ऑब्जेक्ट भी यही रखेंगे, उसकी इमेज भी यही बनेगी, इमेज के टाइप्स बताएंगे, सब बताएंगे, मजा आएगा बहुत ज्यादा। ठीक है, वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है, तो अगर मैं धीरे आपको लगता हूँ बोलता हूँ तो 2x कर दो, और अगर तेज बोलता हूँ लगता हूँ तो धीरे कर दो। ठीक है भाई, तो ये मैंने आपको कॉन्केव मिरर की कहानी बताई। ठीक है, इसका एक और नाम होता है बच्चों कन्वर्जिंग मिरर, मैं बताना भूल गया, सॉरी। इसको हम कन्वर्जिंग मिरर भी बोल सकते हैं, या तो आप इसको कॉन्केव मिरर बोल लो, नहीं तो आप इसको कन्वर्जिंग मिरर भी बोल सकते हैं। तो आपको पता चल गया कि सी क्या होता है? सेंटर ऑफ कर्वेचर, इट इज द सेंटर ऑफ द स्फीयर, कि जिस स्फीयर से ये मिरर मिलके बना है इसको हम बोल देंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर। फोकस क्या होता है बच्चों? फोकस इज द पॉइंट बिटवीन पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, वैसे इसकी अलग डेफिनेशन है, अभी थोड़ी देर में बताऊंगा। और पोल क्या होता है? इट इज द सेंटर ऑफ मिरर, जो मिरर का सेंटर होगा उसको हम क्या बोल देंगे? पोल बोल देंगे। एक और चीज बताता हूं बच्चों आपको कि जो इतना पार्ट होता है आपका, ये वाला पार्ट,
अगर ध्यान से देखोगे तो ये आपका स्फेरिकल मिरर है, स्फेरिकल मिरर ऐसा होगा ना आपका कटोरी जैसा, है ना भाई, स्फेयर है ना, 3D में थोड़ा इमेजिन करो, स्फेयर क्या होता है, यही तो स्फेयर होगा आपका, है ना भाई, सर्कल थोड़ी ये स्फेयर है, सर्कल थोड़ी है भाई, ये तो स्फेयर है। तो ये वाला पार्ट जो होता है आपका, ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है ये वाला, और इसके पीछे वाला पार्ट जो होगा वो सारा का सारा क्या होगा आपका, शेडेड रीजन होगा, ठीक है। और ये वाला पार्ट जो पूरा रिफ्लेक्टिंग पार्ट होता है, ये वाला जो पार्ट होता है, जो रिफ्लेक्टिंग पार्ट होता है, इसको हम बोलते हैं बच्चों अपर्चर। क्या बोलते हैं इसको हम, अपर्चर। ऐसे बोल सकते हैं लेंथ ऑफ मिरर इज आल्सो, द एरिया ऑफ मिरर इज आल्सो नोन एज अपर्चर, ठीक है। इसके बारे में अगर पूछेगा नहीं, बट मैं आपको बता देता हूँ कि अपर्चर क्या होता है, ठीक है। ये वाला पार्ट जहाँ पे रिफ्लेक्शन होगी, ठीक है, यहाँ पे अपनी शक्ल को देखोगे, यहाँ पे रिफ्लेक्शन होगी, इस पार्ट को हम क्या बोल देंगे, अपर्चर बोल देंगे, ठीक है। पीछे वाला पार्ट आपका रिफ्लेक्टिंग, पीछे वाला पार्ट आपका शेडेड रीजन हो गया, ये आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, ये आपका फोकस हो गया, ये आपका पोल हो गया, और ये वाला पार्ट आपका क्या हो गया, अपर्चर हो गया। कहानी समझ में आई सबको, कहानी समझ में आ रही है बच्चों, ठीक है, मजा आ रहा है। आओ आगे बढ़ते हैं। तो ये तो हमने कॉनकेव मिरर की कहानी पढ़ी कि कॉनकेव मिरर क्या होता है। इसको हम ऐसे ही बोल देते हैं कॉनकेव मिरर को कि बल्ज्ड इन करके बोल देते हैं, बल्ज्ड इन बल्ज्ड आउट ऐसे कुछ बोलते हैं, ठीक है, बल्ज्ड इन या बल्ज्ड आउट। तो इतना कंफ्यूज नहीं करते हैं, ऐसे केव बना लेंगे, केव, ये केव है, मान लो ये केव है, कॉनकेव, केव मतलब ये केव है, ठीक है, केव मतलब गुफा, और गुफा के अंदर क्या जा रही है आपकी लाइट, रिफ्लेक्ट करके इधर उधर जाएगी और इसकी इमेज बनाएगी। तो ऐसे केव बना लोगे, और ये वाला पार्ट अगर रिफ्लेक्टिंग हुआ तो इसको हम बोल देंगे कॉनकेव मिरर, ठीक है। और कॉन्वेक्स मिरर क्या होगा सर, आओ कॉन्वेक्स मिरर देख लेते हैं, आ जाओ कॉन्वेक्स मिरर देख लेते हैं। कॉन्वेक्स मिरर की कहानी में थोड़ी कुछ अलग होगा भाई, कॉन्वेक्स मिरर भी सेम ही रहेंगे, परेशान मत हुआ करो, बस अपनी पढ़ाई लिखाई पे ध्यान दो और जिंदगी में आगे बढ़ने की सोचो हमेशा। आओ कॉन्वेक्स मिरर देखते हैं। तो सर ये कॉन्वेक्स मिरर की कहानी क्या है, आओ दिखाता हूं। देखो बच्चों, कॉन्वेक्स मिरर सेम आपका कॉनकेव मिरर की तरह ही होता है, बट इसकी कहानी थोड़ी सी क्या होती है, अलग होती है। जैसे आप देख रहे थे कि ये वाला पार्ट जो था, ये वाला पार्ट जो था पहले रिफ्लेक्टिंग सरफेस की तरह काम कर रहा था, कि जो भी रिफ्लेक्शन होनी थी इस वाले पार्ट में होती, और पीछे वाला पार्ट आपका शेड रीजन की तरह काम कर रहा था। कॉन्वेक्स मिरर में उल्टा हो जाता है। कॉन्वेक्स मिरर में क्या होता है कि जो अंदर वाला पार्ट होता है ना बच्चों, ये वाला खतरनाक वाला पार्ट, ये देखो, ये देखो, ये वाला पार्ट जो होता है आपका, ये होता है बच्चों आपका शेडेड रीजन। क्या होता है ये वाला आपका, शेडेड रीजन होता है, ठीक है। और जो पीछे वाला पार्ट होता है ये होता है आपका रिफ्लेक्टिंग रीजन, ठीक है। तो एक आपका शेडेड रीजन हो जाता है, सामने वाला पीछे वाला, और ये वाला आपका क्या हो जाता है, रिफ्लेक्टिंग रीजन। तो सर क्या इसमें भी सेंटर ऑफ कर्वेचर, पोल और फोकस होते हैं? हाँ होते हैं। देखो ये भी अगर आप ध्यान से देखोगे बच्चों तो स्फीयर से मिलकर ही बन रहा है, हाँ या ना, ये भी अगर आप ध्यान से देखोगे तो एक स्फीयर से मिलकर ही तो बन रहा होगा, हाँ या ना, बताओ जी सर, तो ये स्फीयर से बन गया है। तो ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा आपको, वापस से वही सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये प्रिंसिपल एक्सिस, ये पोल, और ये आपके फोकस। तो दोनों में अलग अलग कहानी कैसे होगी समझेंगे, धीरे धीरे सारी कहानी समझेंगे, ठीक है, धीरे धीरे करके सब कुछ समझेंगे, परेशान नहीं होना बिल्कुल भी। और देखो आगे क्या क्या होता है। तो हमने स्फेरिकल मिरर्स तो समझ लिए, और कुछ कुछ पॉइंट जो थे जैसे पोल, सेंटर ऑफ कर्वेचर, प्रिंसिपल एक्सिस, अपर्चर, ये सारी कहानी मैंने आपको बता दी। कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर दोनों में, ठीक है। कहानी क्या होती है कि यहाँ पे पीछे की साइड वाला आपका रिफ्लेक्टिंग रीजन होता है, ये वाला आपका शेडेड रीजन होता है कॉन्वेक्स मिरर में। अब देखो कॉन्वेक्स, देखो वेक्स। अब केव में क्या हो रहा था कि ये वाला पार्ट जो था, केव के अंदर रिफ्लेक्टिंग सरफेस था, ये केव है, गुफा, देखो गुफा ऐसे सांप है ना, ये गुफा देख रहे हो, ये गुफा के अंदर वाला रिफ्लेक्टिंग रीजन है। और कॉन्वेक्स में क्या हो रहा है कि गुफा के पीछे वाला, ये वाला आपका रिफ्लेक्टिंग रीजन है। तो कहानी समझ में आ रही है, चलो आगे बढ़ो जिंदगी में और कहानी शुरू करो। अब पढ़ते हैं बच्चों थोड़े से इमेज फॉर्मेशन के बारे में और रिफ्लेक्शन के बारे में, कि कैसे कैसे रिफ्लेक्शन एक स्फेरिकल मिरर से होती है। तो चलो बच्चों
करते हैं कहानी शुरू। रिफ्लेक्शन फ्रॉम स्फेरिकल मिरर्स। रिफ्लेक्शन फ्रॉम स्फेरिकल, लिखो भाई, बोर नहीं होना, पढ़ाई है, करनी पड़ेगी, ठीक है। और ये बहुत जरूरी भी है आपके लिए, क्यों? क्योंकि अगर जिस बच्चे को आगे जाके साइंस ऑप्ट करनी है, मान लो 11th में साइंस ऑप्ट करनी है, अगर 10वीं में आपने अच्छे से कर लिया तो 12th में आपका रे ऑप्टिक्स बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। वो बहुत बड़ा चैप्टर है, ठीक है, बहुत बड़ा, बहुत बच्चे डरते भी हैं उससे, तो उसका कुछ कुछ पोर्शन आपका बहुत अच्छे से क्लियर होगा। अगर आपको रे डायग्राम्स बनाने आ गए, ठीक है, ये रिफ्लेक्शन फ्रॉम स्फेरिकल मिरर बनाना आ गया, तो आपको सारी कहानी सब कुछ हजम है जो 12th में होगी, ठीक है। तो आएगी नहीं सोचते, जो हम 10वीं में 10वीं का पढ़ते आ रहे हो। तो स्फेरिकल मिरर, एक काम करते हैं, पहले हम कॉनकेव का देख लेते हैं। पहले हम देख लेते हैं कॉनकेव मिरर का, कि भैया कॉनकेव मिरर से कैसी कहानी बनेगी। शुरू करते हैं। सबसे पहला कि बच्चों की ध्यान से सुनो, लाइंस ऐसे लिखेंगे, इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे वैसे रखेंगे, फेस पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस विल गो थ्रू फोकस। रेस पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस will pass through focus, will pass through focus। देखो ये क्या कहना चाह रहे हैं, ध्यान से देखो, टेंशन वेंशन नहीं। मान लो ये आपका कौन सा है मिरर, आपका कॉन्वेक्स कॉनकेव मिरर ले लो, ठीक है, कोई मिरर ले सकते हो, कॉनकेव कॉन्वेक्स कोई भी ले सकते हो। देखो क्या कहानी बन रही है आपकी, क्या कहानी बन रही है आपकी। देखो बच्चों कि रेस, अगर यहां से कोई ऐसी रे आ रही है, ठीक है, ये क्या है, कोई ऑब्जेक्ट रखा है, उस ऑब्जेक्ट से क्या आ रही है, रे आ रही है। कौन सी रे आपको पता होना चाहिए, ये आपकी इंसिडेंट रे, ठीक है, इंसिडेंट रे आ रही है। और ये जो इंसिडेंट रे है बच्चों, ये प्रिंसिपल एक्सिस के ध्यान से देखोगे तो पैरेलल है। ये जो आपकी इंसिडेंट रे है, ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है। तो कोई भी रे जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होती है, वो हमेशा 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 वो हमेशा एक पॉइंट से गुजरती है, उस पॉइंट का नाम होता है फोकस, ठीक है। रेज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस विल पास थ्रू फोकस आफ्टर रिफ्लेक्शन, ठीक है। लिखो इसे, किताबों में डालो और दिमाग में भी, ठीक है। तो ये कुछ रूल्स हैं, रिफ्लेक्शन फ्रॉम स्फेरिकल मिरर, ये कुछ रूल्स हैं जो मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। पहला क्या है कि रेज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस will pass through focus after reflection। अभी इमेज फॉर्मेशन पढ़ेंगे कि इमेज कैसे कैसे बन रही है, पहले कुछ रूल्स देख लो, ठीक है। पहले रिफ्लेक्शन देख लो, स्फेरिकल मिरर से कैसे कैसे होती है। याद रखो कि रेज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस विल पास थ्रू फोकस। तो फोकस की मैं यही डेफिनेशन आपको बताने वाला था वैसे, कि फोकस क्या है, इट इज अ पॉइंट वेयर पैरेलल रेज passes through, it is a point on principal axis where parallel rays passes थ्रू, ठीक है। दूसरी कहानी देखो, ये पैरेलल रे थी ना, और ये कहां से पास करी आपकी, फोकस से। हमेशा याद रखना कि कोई भी रे अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो तो वो रे करके एकदम कहां से पास करेगी, आपकी फोकस वाले पॉइंट से पास करेगी, ठीक है। और दूसरी कहानी जस्ट इसकी उल्टी है, जस्ट इसकी उल्टी। रेस rays coming from focus, ठीक है, will be parallel to the principal axis। तो भाई ये जो कहने जा रहा है, ये कह रहा है आपसे कि रेस कमिंग फ्रॉम फोकस। मान लो अब रे कहां से आ रही है, फोकस से आ रही है। अब कहां से आ रही है रे, फोकस से। मान लो कोई ऑब्जेक्ट यहां पे रखा हुआ है जो फोकस से उसकी रे जा रही है, तो रे कहां से जा रही है, देखो बच्चों, फोकस से जा रही है, ठीक है। फोकस से जाके टकराने के बाद ये क्या हो जाएगी आपकी, क्या हो जाएगी बताओ, क्या हो जाएगी, रे फोकस से जा रही है और पैरेलल हो जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के। तो ये दोनों पॉइंट्स क्या है, एक दूसरे के उल्टे उल्टे हैं, ठीक है, एक दूसरे के एकदम उल्टे उल्टे हैं। कि कोई भी रे अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो फोकस से जाएगी, और अगर कोई भी रे फोकस से जा रही है तो
प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। और तीसरी और सबसे बढ़िया कहानी मैं आपको बताऊं यहाँ पे तो कि यहाँ पे एक और पॉइंट होता है बच्चों, आप जानते हो सेंटर ऑफ कर्वेचर है ना, ये होता है ना सेंटर ऑफ कर्वेचर एक पॉइंट होता है। तो यहां से क्या कहानी बनती है, कोई भी अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से जा रही है तो वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही लौट के वापस आ जाती है। रेज कमिंग फ्रॉम फोकस विल बी पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन, यहां पे लिख लेते हैं, ठीक है। और यहां पे कहानी बन रही तीसरे वाले पॉइंट में, रेज कमिंग फ्रॉम सेंटर ऑफ कर्वेचर विल गो क्या बोल रहा था मैं, कि रेज कमिंग फ्रॉम सेंटर ऑफ कर्वेचर विल पास थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर आफ्टर रिफ्लेक्शन, कि यहां पे अगर आप देखो रिफ्लेक्शन के बाद भी वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही पास कर जाएंगी। रेज कमिंग फ्रॉम सेंटर ऑफ कर्वेचर will pass through center of curvature after reflection। भाई सिंपल सी बात है कि जो रे आपकी इंसिडेंट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से आ रही है, टकराने के बाद भी वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही निकल जाएगी। तो ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट है सीखने तीनों पॉइंट। पहला पॉइंट ये कि रेज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस विल पास थ्रू फोकस आफ्टर रिफ्लेक्शन, कि कोई भी रे अगर प्रिंसिपल एक्सिस से जा रही है तो वो फोकस से आएगी, ठीक है। दूसरा, अगर कोई भी रे फोकस से आ रही है तो वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। तीसरा पॉइंट, अगर कोई भी रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से आ रही है तो वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से वापस चली जाएगी। तो ये तीन कहानी आपको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। समझ ली तो बढ़िया, नहीं तो आगे बहुत दिक्कत होगी, इमेज फॉर्मेशन में बहुत दिक्कत होगी, ठीक है। इमेज फॉर्मेशन में कहानी बहुत खराब होगी आपकी। चलो करो 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 करो, समझ में आ रही है, ठीक है, नहीं आ रही है तो भी समझने की कोशिश करो। समझ गए सर कॉन्वेक्स मिरर में कैसे होगा? कॉन्वेक्स में भी सेम कहानी होगी, और कॉन्वेक्स में भी देख लेते हैं, ठीक है। रूल्स तो सेम है, कॉनकेव कॉन्वेक्स दोनों के लिए सेम है, ठीक है। यहाँ पे कॉनकेव की जगह लिख लेते, कॉन्वेक्स लिख लेते, कहानी दोनों के लिए सेम है, कॉनकेव में करो चाहे कॉन्वेक्स में करो, रूल्स नहीं चेंज होंगे। मान लो ये आपका कौन सा मिरर है, ये है आपका कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है, ठीक है। ये आपका इस तरफ देखो, अब ध्यान से देखो, पिछली बार रिफ्लेक्टिंग सरफेस की तरफ फोकस था क्योंकि उस तरफ स्फीयर बन रहा था, ठीक है। पिछली बार रिफ्लेक्टिंग सरफेस की तरफ फोकस था क्योंकि उस तरफ स्फीयर बन रहा था। भाई स्फीयर जिस तरफ बनेगा उस तरफ सेंटर होगा, और जिस तरफ सेंटर होगा उस तरफ कौन सा पॉइंट होगा आपका? फोकस, है ना। पिछली बारी क्या था? पिछली बारी रिफ्लेक्टिंग सरफेस की तरफ सेंटर ऑफ कर्वेचर था क्योंकि स्फीयर उस तरफ बन रहा था। इस बारी सेंटर ऑफ कर्वेचर किस तरफ होगा? इस तरफ, शेडेड रीजन की तरफ, और फोकस भी किस तरफ होगा? इस तरफ, फोकस की तरफ, ठीक है। चलो समझ में आएगा नहीं? भाई ये थोड़ी हो सकता है कि इस तरफ फोकस बना लो, भाई इस तरफ तो सर्कल बन ही नहीं रहा ना, स्फीयर बन ही नहीं रहा। इस तरफ देखो, क्या इस तरफ स्फीयर बन रहा है? ऐसा कोई स्फीयर होता ही नहीं, आधा कटा स्फीयर, एप्पल छोड़िए भाई, है ना। इस तरफ स्फीयर बनेगा तो सेंटर ऑफ कर्वेचर कहीं इस तरफ होगा और फोकस भी कहीं इस तरफ होगा, ठीक है। तो इसके पीछे से आपको पता है इंसिडेंट रे देखो यहां से तो आएगी नहीं, क्यों नहीं आएगी सर? क्योंकि भाई शेड रीजन है, शेड रीजन है ना। चलो मैं आपको कहानी समझाता हूं। मान लो आपके पास शीशा है, तो शीशे में आप अपनी शक्ल किस तरफ देखोगे? आगे की तरफ जिस तरफ शीशा है, या पीछे की तरफ जिस तरफ शेड रीजन है? भाई आगे की तरफ तो देखोगे ना, जिस तरफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस है उसी तरफ तो अपना मुंह रखोगे, या पीछे की तरफ देखोगे भैया हमें तो शक्ल ही नहीं दिख रही है अपनी, भाई कैसे दिखेगी? हाँ कह देगी शेड रीजन की तरफ थोड़ी रखना है, अपना फेस किस तरफ रखोगे? जिस तरफ रिफ्लेक्टिंग रीजन होगा। तो रेज भी आएंगी, वो कहां से आएंगी? वो भी बच्चों आपकी रिफ्लेक्टिंग रीजन की तरफ ही आएंगी। तो मान लो कोई रे आपकी आ रही है, कोई रे आपकी आ रही है ऐसे फोकस की तरफ, कैसे आ रही है? ऐसे फोकस की तरफ आ रही है, ठीक है, फोकस की तरफ आ रही है। जैसे वहां पे मैंने बताया कॉनकेव मिरर को कन्वर्जिंग मिरर बताते हैं, वैसे ही कॉन्वेक्स मिरर को बच्चों हम क्या बुलाते हैं? डाइवर्जिंग मिरर भी बुलाते हैं, ठीक है।
तो याद रखना इस चीज को। तो बच्चों क्या हो रहा है कि भाई फोकस की तरफ आपकी क्या आ रही है, क्या आ रही है आपकी फोकस की तरफ, रे आ रही है। तो कैसे निकल जाएगी बच्चों, ये भी पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, मैंने वही बताई थी, है ना भाई। अगर कोई मेरे फोकस की तरफ आ रही है तो पैरेलल, देखो ना फोकस की तरफ भी तो आ रही है, फोकस की तरफ वाला पॉइंट है ना, थोड़ा इस तरह बना लेते हैं फोकस को, ठीक है, फोकस हो गया आपका, फोकस की तरफ आ रही है, देखो पैरेलल होगी प्रिंसिपल एक्सिस के, है ना। और कोई भी अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है, मान लो ऐसे आ रही है, ऐसे पैरेलल, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ठीक है, इसके पैरेलल आ रही है, तो सर अब इस तरफ कैसे जाएगी, नहीं जाएगी, ऐसे डाइवर्स कर देगी, इस तरफ चली जाएगी। तो सर ये फोकस पे तो जा नहीं रही, जा रही है, कैसे जा रही है, देखो 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 देखो, तो एक्चुअल में नहीं जा रही है, बट अगर आप इसको पीछे एक्सटेंड करोगे इसे देखो, तो देखो ये कहीं ना कहीं फोकस से फोकस की तरफ जाती हुई दिख जाएगी। ये क्या बात हुई सर, ये असलियत में तो वहां जा नहीं रही है, तो आप कैसे बोल सकते हो कि ये फोकस की तरफ ले जा रही है। अरे धैर्य रखो, हैव सम पेशेंस, सब समझ में आ जाएगा कि पीछे क्यों जा रही है, जहां तो उस तरफ रही है, पीछे क्यों दिख रही है। होता है जब पहली बार कोई टॉपिक पढ़ता है उसको समझ में कहानी नहीं आती है, बट कोई नहीं, तुम समझोगे, धीरे धीरे बने रहो, ठीक है, सबको समझ में आएगा। देखो भाई क्या कह रहे हैं यहाँ पे कि पैरेलल में जा रही है, ये पैरेलल में ऐसे डाइवर्ज होगी, डाइवर्जिंग में क्यों बोल रहे हैं बच्चों की, देखो यहाँ पे रे टकरा दूर चलेगी, दूर दूर खुल गई, उसको कन्वर्जिंग क्यों बोलते थे, कन्वर्जिंग इसलिए बोलते थे बच्चों क्योंकि इस वाले में क्या होता है कि रे आती है अंदर की तरफ जाती है, डाइवर्जिंग में ऐसे रे आती है तो डाइवर्ज कर जाती है, खुल जाती है रे, इसमें कन्वर्ज हो जाती है, इसलिए कॉन्केव मिरर को हम कन्वर्जिंग मिरर बोलते हैं और कॉन्वेक्स मिरर को हम डाइवर्जिंग मिरर बोलते हैं। तो हमने कुछ रिफ्लेक्शन के रूल्स पढ़ लिए हैं फ्रॉम स्फेरिकल मिरर्स, ठीक है। और बच्चों एक सबसे इंपॉर्टेंट कहानी इमेज फॉर्मेशन पढ़ाने से पहले सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मैं आपको बताना चाहूंगा वो साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन बहुत जरूरी है कि ये प्लस माइनस ये सब कैसे रखें, हाउ टू डू, ठीक है। ये सारी कहानी मैं आपको बताऊंगी, कब प्लस लेना है, कब माइनस लेना है, सारे साइन कन्वेंशन आपको पता होने चाहिए। अगर साइन कन्वेंशन नहीं पता है तो समझ जाओ कि भाई ये चैप्टर आपका बिल्कुल खत्म है। तो मेरे ख्याल से बच्चों आपने नोट कर लिया होगा, कर लिया, चलो और मिटाते हैं और आगे देखते हैं, ठीक है। तो ये याद रखना, ये वाला भी देखो कैसे, देखो अपने आप समझ में आएगा, परेशान मत हो, बिल्कुल परेशान मत हो भैया, सब समझेंगे अच्छे से, ठीक है, ठीक है सर, ठीक है, हमें भरोसा है आप पे। चलो देखते हैं, ये सब समझ में आ गया बच्चों। अब देख लो आ जाओ थोड़ा बहुत साइन कन्वेंशन पे। साइन कन्वेंशन, साइन कन्वेंशन क्या होते हैं, अगर बच्चों आपने थोड़ी बहुत नौवीं पढ़ी है, थोड़ी बहुत नौवीं पढ़ी है, तो आप प्लस माइनस ले लेना, एक्सक्लेमेशन नेगेटिव कब होती है, पॉजिटिव कब होती है, जी को कब नेगेटिव लिया जाए, जी को कब पॉजिटिव लिया जाए, एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी। वैसे ही यहाँ पे भी कुछ साइन कन्वेंशन है कि कब इसको कब किस चीज को नेगेटिव लेना है, कब किस चीज को पॉजिटिव लेना है। तो बहुत जरूरी है ये चीज आपको आना, साइन कन्वेंशन, इसकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रहेगी इस चैप्टर में। अगर ये आपको नहीं आया तो समझ जाओ कि ये चैप्टर आपके लिए बिल्कुल खत्म है, जीरो, एकदम जीरो, ठीक है। डरो मत यार, ऐसे कहीं जीरो कर देंगे, हमारे होते जीरो हो सकता है क्या, हाँ। देखो साइन कन्वेंशन, साइन कन्वेंशन में सबसे पहली चीज क्या होती है बच्चों, यहाँ पे मैं कर लेता हूँ एक मिरर बना लेता हूँ आपको, और फॉर बहुत बढ़िया बेटर अंडरस्टैंडिंग, बहुत ही ज्यादा बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए हम आपके यहाँ पे बना लेते हैं मिरर, ठीक है। कौन सा मिरर है बच्चों, चलो अब तो समझ में आ गया कौन सा मिरर, देखो कॉनकेव है, कॉनकेव निशान ऐसे बनाओ, ठीक है। और ये वाला पोर्शन जो है आपका क्या है, ये वाला पोर्शन आपका, ये वाला पोर्शन रिफ्लेक्टिंग है, तो ये होगा कॉनकेव मिरर, और ये वाला पार्ट रिफ्लेक्टिंग हो तो कॉन्वेक्स मिरर। देखो केव रिफ्लेक्टिंग है, केव रिफ्लेक्टिंग है तो कॉनकेव, क्या बात है, केव रिफ्लेक्टिंग है तो कॉनकेव, और वैक्स, ये वैक्स तो नहीं, हाँ देखो वैक्सिंग यहाँ पे करते हैं ना, तो वैक्स रिफ्लेक्टिंग है तो कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। तो वैक्सिंग यहाँ होती है तो कॉन्वेक्स मिरर, और रिफ्लेक्शन यहां से हो रही है तो कॉनकेव मिरर, ठीक है। क्या बात है सर, लड़कियों को तो सब जल्दी समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो चलो पहला साइन कन्वेंशन देखते हैं बच्चों, इसमें भी होते हैं डिस्टेंस v u f, ठीक है, बहुत सारे डिस्टेंस होते हैं, अभी बताऊंगा आपको, ठीक है। चलो मैं बताता हूँ, देख लो ध्यान से। देखो मान लो, अब सिंपल सी बात है बच्चों, अगर आपको किसी की भी इमेज देखनी है तो उस इमेज का ऑब्जेक्ट होना जरूरी है। एग्जांपल देते हैं,
मान लो मिरर है, ठीक है। इस मिरर में अगर आपको शक्ल अपनी दिखनी है तो आपको इस मिरर को अपने मुंह की तरफ फेरना पड़ेगा। तो आपका मुंह क्या हो जाएगा, आपका मुंह हो जाएगा ऑब्जेक्ट, और इसके अंदर जो बनेगी वो हो जाएगी आपकी इमेज। कहानी समझ में आ रही है? ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, आपका मुंह। तो किसी की भी इमेज प्रदान करने के लिए, किसी की भी इमेज बनाने के लिए आपको ऑब्जेक्ट की जरूर पड़ती है, ठीक है। ऑब्जेक्ट होना बहुत जरूरी है। तो मान लो यहाँ पे कहीं ऑब्जेक्ट रखा है, ये हो गया आपका ऑब्जेक्ट, ठीक है, और ये है आपका पोल, ठीक है। तो जो सबसे प्रथम रूल है कि ऑल द डिस्टेंसेस आर measured from pole, कि जितने भी डिस्टेंस होंगे, जैसे यहां से ऑब्जेक्ट कितनी दूरी पर है, कहां से, पोल से कितनी दूरी पर, जितने भी आप डिस्टेंसेस लोगे, जितने भी डिस्टेंस लोगे वो सारे कहां से लोगे आप, पोल से। ऑल द डिस्टेंसेस आर मेजर्ड फ्रॉम पोल। पोल एक ऐसा पॉइंट है बच्चों जहां से आप सारे डिस्टेंस मेजर करोगे। ऑब्जेक्ट कितनी दूरी पे है, कहां से, पोल से। इमेज कितनी दूरी पे बन रही है, कहां से, पोल से, ठीक है। पोल आपका बेंचमार्क है, ठीक है। ये बात को ध्यान में रखो कि पोल से आप देखोगे कि कितनी दूरी पे क्या बन रहा है। सेंटर ऑफ कर्वेचर कितनी दूर है, कहां से देखोगे, पोल से। फोकस कितनी दूर है, कहां से देखोगे, पोल से, ठीक है। तो पोल से आपको सारे डिस्टेंस मेजर करने हैं। समझ में आ रही कहानी कि पोल से आप सारे डिस्टेंस मेजर करोगे। कि आपको फोकस देखना है, हाँ ये रहा फोकस, फोकल लेंथ देखनी है तो पोल से फोकल लेंथ देखोगे, पोल से, हाँ ठीक है, पोल से फोकल लेंथ, पोल से फोकस तक का पॉइंट फोकल लेंथ। तो फोकल लेंथ क्या होता है, फोकल लेंथ अगर मैं आपको बताऊं, फोकल लेंथ, ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन फोकस एंड पोल, डिस्टेंस बिटवीन फोकस एंड पोल। पोल से फोकस तक के बीच का जो रास्ता होता है, जो डिस्टेंस होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, फोकल लेंथ, ठीक है। फोकल लेंथ क्या होती है, डिस्टेंस बिटवीन फोकस एंड पोल। यहीं पे रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो बच्चों रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगा, देखो रेडियस क्या होता है, एक स्फीयर का, स्फीयर के सरकमफेरेंस से सेंटर तक के डिस्टेंस को हम रेडियस बोलते हैं। सरकमफेरेंस जानते हो ना, बाउंड्री से सेंटर तक के डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं, रेडियस बोलते हैं। तो पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर तक का जो डिस्टेंस है, पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर तक का जो डिस्टेंस है, इसी को हम क्या बोल देंगे, रेडियस ऑफ कर्वेचर। फोकल लेंथ क्या होगी आपकी यहाँ पे, एफ पी, एफ से लेकर पी तक, ठीक है, एफ से लेकर पी तक। और आपको रेडियस ऑफ कर्वेचर वो भी देखो डिस्टेंस है, लेंथ है, तो वो भी आप कहां से मेजर करोगे, पोल से। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है, द डिस्टेंस बिटवीन, दिस बिटवीन में थोड़ा ऐसे लिख रहा हूं, द डिस्टेंस बिटवीन फोकस एंड पोल, सॉरी फोकस नहीं, सेंटर ऑफ कर्वेचर, मैं सी से डिनोट कर रहा हूं, सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल। तो जो रास्ता है पोल से लेके सेंटर ऑफ कर्वेचर तक का, उसको मैं क्या बोल दूंगा बच्चों, उसको मैं क्या बोल दूंगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर इज द डिस्टेंस बिटवीन फोकस एंड पोल, ठीक है। पोल से फोकस तक का डिस्टेंस फोकल लेंथ, पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर तक का डिस्टेंस रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है। अब यही पोल से ऑब्जेक्ट तक का डिस्टेंस, इसको मैं लिख देता हूं सी पी सी, प्रियंका चोपड़ा, नहीं पीसी मतलब पोल से सेंटर तक का डिस्टेंस। ये पूरा डिस्टेंस, पूरा जो रास्ता है ना पोल से लेकर सेंटर तक का, इसको हम बोल देंगे रेडियस ऑफ कर्वेचर। तीसरी चीज आ जाओ, तीसरी चीज भी देख लेते हैं यहाँ पे, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। भाई ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या होता है, देखो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या होता है, द डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड ऑब्जेक्ट, ठीक है। कि जो पोल और ऑब्जेक्ट के बीच का जो रास्ता है, जो पोल और ऑब्जेक्ट के बीच का जो रास्ता है, उसको हम बोलते हैं ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। सबको डिनोट करने का तरीका है, फोकल लेंथ को हम एफ से डिनोट करते हैं, ठीक है। रेडियस ऑफ कर्वेचर को हम
कैपिटल आर से डिनोट करते हैं, इसको स्मॉल एफ से करते हैं। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को हम बच्चों यू से डिनोट करते हैं, ठीक है। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को हम यू से डिनोट करते हैं, सबका डिनोशन दे रखा है। फोकल लेंथ को स्मॉल एफ से, आर इसको स्मॉल यू से, ठीक है। इट इज द डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड ऑब्जेक्ट। भाई पोल ये रहा, पोल से लेकर ऑब्जेक्ट तक ये पूरा, इसको हम क्या बोल देंगे, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। इसको ओपी लिख देते हैं, पी ओ पी ओ लिखते हैं, ओ देखते हैं, ओ जानते हो ओ, देखा पांडा। चलो तो आगे बढ़ते हैं, ये भी समझ में आ गई, ये भी समझ में आ गई, ये भी समझ में आ गई। एक और चीज बच्चों, इमेज डिस्टेंस। मान लो इस ऑब्जेक्ट की इमेज कहीं यहाँ पे बन रही है, मान लो कहाँ बन रही है, कहाँ बन रही है, कहीं यहाँ बन रही है, मान लो यहाँ बन रही है, मान लो यहाँ बन रही है, बस मान लो, इमेजिन, आई फॉर इमेजिन, ये आपका इमेज हो गया, ठीक है। ये आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर था, ये आपका फोकस था, ठीक है। यहाँ पे कहीं आपकी क्या बन रही है, इमेज बन रही है। यहाँ पे मान लो इमेज बन रही है, इमेज मान लो यहाँ पे बन रही है, ठीक है। तो इमेज यहाँ पे बन रही है, तो पोल से लेकर इमेज तक का जो डिस्टेंस होगा, द डिस्टेंस बिटवीन द इमेज डिस्टेंस, देख लेते हैं, इमेज डिस्टेंस कैसे बोलेंगे, द डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड इमेज, ठीक है। इमेज डिस्टेंस क्या है, पोल से लेकर इमेज तक के डिस्टेंस को हम क्या बोल देंगे, इमेज डिस्टेंस बोल देंगे, ठीक है। तो और इसको कैसे डिनोट करेंगे हम, पी आई से, पी आई से हम क्या कर देंगे, डिनोट कर देंगे। साइन कन्वेंशन आपको समझ, मतलब साइन कन्वेंशन नहीं, अभी आपको मैं डिस्टेंस बता रहा हूँ, फोकल लेंथ, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, रेडियस ऑफ कर्वेचर और इमेज डिस्टेंस। इसको डिनोट हम करते हैं बच्चों स्मॉल वी से, ठीक है। स्मॉल वी से आप इमेज डिस्टेंस को डिनोट करोगे, स्मॉल यू से ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को, स्मॉल एफ से फोकल लेंथ को और कैपिटल आर से रेडियस ऑफ कर्वेचर को आप डिनोट करोगे, ठीक है। बट एक चीज यहाँ पे कॉमन है सब में, कि जितने भी डिस्टेंस है सारे के सारे पोल से लिए जा रहे हैं, पोल से इधर, पोल से इधर, पोल से इधर, पोल से इधर, ठीक है। तो याद रखना। तो पहला साइन कन्वेंशन आपको समझ में आ गया। पहला साइन कन्वेंशन क्या कह रहा है आपसे, कि ऑल द डिस्टेंसेस आर मेजर्ड फ्रॉम पोल, कि जितने भी डिस्टेंस होंगे आपके सारे के सारे कहां से मेजर होंगे, पोल से। लिख लिया था सबने, नहीं लिखा तो बैक करो और लिखो, ठीक है, और आगे बढ़ो। दूसरी चीज, ठीक है, all the distances in the direction of incident ray are taken as positive। पॉजिटिव मैंने थोड़ा ऐसा लिख दिया, आप अच्छे से लिखो, पॉजिटिव, ठीक है, कि all the distances in the direction of incident ray are taken as positive, otherwise negative, ठीक है। देखो ये भी बहुत समझना जरूरी है, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, सबसे ज्यादा बच्चे ये नहीं समझ पाते कि क्या बोल रहे हैं क्या नहीं बोल रहे। देखो ध्यान से देखो, सुनो बच्चों, सुनो, अब कान खोल लो, अपने कानों को खोल लो भाई, कान दिमाग दोनों खोल लो। मान लो बच्चों आपका ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा हुआ है, ये आपका क्या है, ऑब्जेक्ट है, ऐसे बड़ा सा आपका ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। ध्यान से सुनो एकदम, मुझे ये बताओ कि जो इंसिडेंट रे आएगी वो कहां से आएगी। अब जैसे आप शीशा देख रहे हो, शीशे में आप अपनी शक्ल देख रहे हो, ठीक है, आप अपनी शक्ल देख रहे हो, तो इस शीशे पे इंसिडेंट रे कहां से आएगी, आपकी शक्ल से। आपकी शक्ल की जो आपकी शक्ल की इमेज यहाँ पे कब बनेगी, जब आपकी शक्ल यहाँ पे लाइट मारेगी, जब आपकी शक्ल यहाँ पे लाइट मारेगी तभी तो इसके अंदर हमारी क्या बनेगी, इमेज बनेगी। इंसिडेंट रे कहां से आएगी, आपकी शक्ल से, मतलब जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट से आएगी आपकी इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे हमेशा कहां से आएगी, जो आपकी ऑब्जेक्ट है, जो आपने ऑब्जेक्ट लिया है, ऑब्जेक्ट से क्या आएगी आपकी इंसिडेंट रे। ये बच्चों बहुत ध्यान में रखना है इसको। इंसिडेंट रे कहां से आएगी, कहां से आएगी, ऑब्जेक्ट से। भाई इंसिडेंट रहेगी, रिफ्लेक्टेड रहेगी, तभी तो जाके इमेज बनेगी ना। भाई इमेज कब बनेगी, इमेज तब बनेगी जब इंसिडेंट रहेगी, रिफ्लेक्टेड रहेगी, दो रिफ्लेक्टेड रेज मिलेंगी, तभी जाके तो एक इमेज बनेगी। तो देखो इंसिडेंट रे का आना बहुत जरूरी है।
इंसिडेंट रे का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर इंसिडेंट रे नहीं है तो समझ जाओ काम खराब है। इंसिडेंट रे का होना जरूरी है, ठीक है। अब देखो मैंने क्या बोला, ऑल द डिस्टेंसेस इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे आर टेकन एज पॉजिटिव अदरवाइज नेगेटिव। और पहला पॉइंट क्या था कि ऑल द डिस्टेंसेस आर मेजर्ड फ्रॉम पोल। ऑल द डिस्टेंसेस आर मेजर्ड फ्रॉम पोल, कि पोल से आपको डिस्टेंस मेजर करना है। और दूसरा पॉइंट क्या है कि ऑल द डिस्टेंसेस इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे आर टेकन एज पॉजिटिव। अब थोड़ा दिमाग को शांत करो और सुनो क्या कहना चाह रहा है यहां पर, कि ये इंसिडेंट रे की डायरेक्शन देखो किस तरफ है। इंसिडेंट रे किस तरफ जा रही है, इस तरफ, इस तरफ जा रही है इंसिडेंट रे। भाई इंसिडेंट रे जा रही है इस तरफ, ठीक है। तो जितने भी डिस्टेंसेस मैंने आपको बताया ना, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस, फोकल लेंथ, रेडियस ऑफ कर्वेचर, तो जितने भी डिस्टेंस आपको इस इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में लगते हैं वो सारे के सारे आप पॉजिटिव ले लो। वो सारे के सारे क्या ले लो आप, पॉजिटिव ले लो। सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको इंसिडेंट रे देखने किस तरफ से जा रही है। तो भैया इंसिडेंट रे तो ऐसे जा रही है, तो जो भी डिस्टेंस ऐसे होंगे, जो भी डिस्टेंस इसकी डायरेक्शन में होंगे उसको ले लो पॉजिटिव। जो भी डिस्टेंस इसकी डायरेक्शन में होंगे, जो भी डिस्टेंस इसकी डायरेक्शन में होंगे उसको ले लो पॉजिटिव। और जो भी डिस्टेंस इसके अपोजिट होंगे उसको ले लो नेगेटिव। सुनो भाई मेरी बात ध्यान से, एकदम मजा आ रहा है। देखो जो भी डिस्टेंस इसकी डायरेक्शन में होंगे, इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में होंगे, इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में होंगे, जो भी इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में होंगे और डिस्टेंसेस उसको पॉजिटिव लो, और जो जो नहीं है उसको नेगेटिव लो। जैसे बता दो, देखो ये पोल है, सारे डिस्टेंस यहां से मेजर होते हैं। जी सर, पहला पॉइंट ये, सारे डिस्टेंस यहां से मेजर होते हैं। अच्छा देखो, अगर मेरे को एक डिस्टेंस मेजर करना, मान लो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मान लो मेरे को देखना है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, तो भैया पोल से ऑब्जेक्ट तक के डिस्टेंस को क्या बोलते थे, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ऑब्जेक्ट से पोल नहीं, पोल से ऑब्जेक्ट। मैंने क्या बोला, ऑल द डिस्टेंस आर मेजर्ड फ्रॉम पोल। तो भाई पोल से देखो ऑब्जेक्ट किस तरफ रखा है, पोल से ऑब्जेक्ट रखा है बच्चों इस तरफ, है ना। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस किस तरफ है, इस तरफ। पोल से ऑब्जेक्ट देखो इस तरफ है, इंसिडेंट रे इस तरफ है, पोल से ऑब्जेक्ट इस तरफ है, इंसिडेंट रे इस तरफ है, पोल से ऑब्जेक्ट इस तरफ है, इंसिडेंट रे इस तरफ है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि भैया देखो पोल से ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन, मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ये हो गया, इंसिडेंट रे की डायरेक्शन ये हो गई, तो दोनों जो है वो सेम डायरेक्शन में है कि अलग अलग डायरेक्शन में है, अलग अलग डायरेक्शन में है, तो हम उसको क्या ले लेंगे बच्चों, नेगेटिव। कहानी समझ में आई, कहानी समझ में, मजा आ रहा है, समझ में आ रहा है। इंसिडेंट रे की डायरेक्शन देखो ये हो गई, ठीक है। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस की डायरेक्शन देखो, पोल से देखते हैं, पोल से देखो ऑब्जेक्ट को, पोल से ऑब्जेक्ट को इस तरह रखा है, इस तरह रखा मतलब ऐसे आएगा, ऐसे इंसिडेंट रे, ऐसे ऑब्जेक्ट ऐसे, तो कहीं ना कहीं दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या हो जाएगा आपका, नेगेटिव। अच्छा अब मैं बोलूं, बताओ इमेज डिस्टेंस क्या होगा इस पर्टिकुलर केस में, पॉजिटिव के नेगेटिव। जल्दी देखो, पॉजिटिव के नेगेटिव, इमेज डिस्टेंस। इमेज डिस्टेंस क्या होता है भाई, इमेज डिस्टेंस क्या होता है भाई यार, देखो पोल से इमेज तक के सफर को या रास्ते को हम बोलते हैं इमेज डिस्टेंस। पोल से इमेज, देखो पोल से इमेज, पोल ये भी इस तरफ आ रहा है, इस तरफ आ रहा है, इंसिडेंट रे इस तरफ जा रही है, इस तरफ जा रही है, इंसिडेंट रे की डायरेक्शन ये, इमेज डिस्टेंस, इमेज तक का डायरेक्शन ये, तो भैया इमेज का डायरेक्शन हो गया ये, तो v हो गया बच्चों आपका नेगेटिव, ठीक है। v क्या हो गया आपका नेगेटिव। देखो ना भाई, इमेज डिस्टेंस क्या हो गया, नेगेटिव, है ना। अगर इमेज कहीं यहां बन रही होती, मानो इमेज कहीं यहां बन रही होती, यहां इमेज बन रही होती, इस पर्टिकुलर केस में क्या होता, देखो सबसे पहले क्या चेक करोगे, इंसिडेंट रे की डायरेक्शन। तो बच्चों इंसिडेंट रे की डायरेक्शन होगी ये, ठीक है। अब क्या चेक करोगे, इमेज डिस्टेंस। इमेज डिस्टेंस देखो ये भी किस तरफ जा रहा है, इस तरफ जा रहा है, पोल से इमेज, पोल से इमेज। पहले पोल से इमेज इस तरफ था तो इस तरफ आ गया, पोल से इमेज इस तरफ है तो इस तरफ चला गया। देखो पोल से इमेज, पोल से इमेज इस तरफ है, मैटर बना लो, पोल से इमेज इस तरफ है, मैटर बना लो। तो इसके इस पर्टिकुलर केस में क्या होता है, इस पर्टिकुलर केस में v हो जाता पॉजिटिव, क्योंकि इंसिडेंट रे की डायरेक्शन और इमेज डिस्टेंस दोनों की डायरेक्शन क्या है, सेम है, ठीक है।
अब बात आएगी एफ पे। एफ फोकल लेंथ देखो, सेम कहानी करनी है। इंसिडेंट रे की डायरेक्शन देखो, इंसिडेंट रे किस तरफ जा रही है, इस तरफ जा रही है। फोकल लेंथ मतलब पोल से फोकस तक का डिस्टेंस, तो भैया पोल से फोकस तो इस तरफ आ रहा है, पोल से फोकस इस तरफ आ रहा है, तो भैया फोकल लेंथ की डायरेक्शन किस तरफ हो गई, इस तरफ हो गई। तो मतलब फोकल लेंथ को आप क्या ले लोगे, नेगेटिव। मेरे ख्याल से कहानी आपको समझ में आ रही है, नहीं आ रही है तो कोई बात नहीं, फिर से देखो, ट्राई करो, सब समझ में आएगा। वो अब देखो, मैं बोला रेडियस ऑफ कर्वेचर, देखो रेडियस ऑफ कर्वेचर, तो भाई रेडियस ऑफ कर्वेचर पोल से सेंटर तक का डिस्टेंस, रेडियस ऑफ कर्वेचर। पोल से सेंटर, पोल से सेंटर इस तरफ, इंसिडेंट रे इस तरफ, पोल से सेंटर इस तरफ, इंसिडेंट रे इस तरफ, पोल से सेंटर इस तरफ, तो भैया इसमें आर भी क्या हो जाएगा आपका, नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, इस पर्टिकुलर केस में तो सारे नेगेटिव होते हैं, ये वाला केस मैंने बताया इसमें पॉजिटिव होता है, जिसमें दोनों के डायरेक्शन क्या है, सेम सेम। तो कभी भी आपको इस मेथड के बाद कभी भी आपको साइन कन्वेंशन में दिक्कत नहीं होगी कि कब नेगेटिव लेना है, कब पॉजिटिव लेना है, कब कहां लेना है, कब कहां लेना है। ठीक है, तीसरा पॉइंट, आओ तीसरा पॉइंट देखते हैं। तो बच्चों जो थर्ड पॉइंट है आपका, जो आपका थर्ड पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत जरूरी, बहुत ज्यादा जरूरी। ठीक है, नहीं सबसे ज्यादा जरूरी ये वाला था, ये वाला तो आपको पता ही है, और ये वाला तो आप ऐसे समझ जाओ, देखो क्या होगा, हाइट, हाइट्स राइटिंग ठीक कर लो भाई सौरभ, हाइट above the principal axis, above the principal axis are heights above the principal axis are taken as positive, otherwise negative, ठीक है। तो हाइट्स above the principal axis are taken as positive, otherwise negative। तो बच्चों ध्यान से देखो, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, इसके जितने भी ऊपर का मटेरियल होगा, जैसे देखो अभी ऑब्जेक्ट ना ऐसे रखा हुआ प्रिंसिपल एक्सिस को, ये प्रिंसिपल एक्सिस है मान लो, ठीक है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, वहां ऐसे कहीं मिरर रखा हुआ है, ठीक है। इसके अगर आप ऊपर ऑब्जेक्ट रखोगे, ऑब्जेक्ट या इमेज ऊपर बन रही है, तो उस इमेज के डिस्टेंस को, इमेज की हाइट को, डिस्टेंस नहीं, इमेज डिस्टेंस ये होता है, ये नहीं, इमेज की हाइट को या ऑब्जेक्ट की हाइट को, हाइट इस बारी हाइट देख रहे हैं, हाइट, डिस्टेंस और हाइट में फर्क आपको पता ही होगा। ठीक है, डिस्टेंस यहां से मेजर करते हैं, हाइट मतलब लंबाई, कि कितना लंबा आपका ऑब्जेक्ट है या कितना लंबा आपका इमेज बन रही है। ठीक है, चलो ये देखो, ये आपका ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ऑब्जेक्ट देखो कैसे रखा हुआ है, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर रखा है, तो हाइट अबव द प्रिंसिपल एक्सिस आर टेकन एज पॉजिटिव, अदरवाइज नेगेटिव। तो हाइट वाला केस आपको समझ में आ गया होगा कि भैया ऊपर वाले को पॉजिटिव लेते हैं, नीचे वाले को नेगेटिव लेते हैं। ठीक है, ऊपर वाली हाइट्स को हमेशा लो पॉजिटिव और नीचे वाली हाइट्स को लो हमेशा नेगेटिव। तो बच्चों ये चीजें आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और ये आपको समझ में भी आनी चाहिए, ऐसा नहीं कि बस थोड़ा बहुत देख लिया तो हो गया, नहीं। अगर आपको लाइट सेप्टर रिफ्लेक्शन अच्छे से करना है, तो आपको साइन कन्वेंशन बहुत जरूरी आने चाहिए, क्योंकि बच्चे वहीं पे मात खाते हैं कि सर v कब नेगेटिव ले, u कब नेगेटिव ले, कुछ बच्चे रट के चले जाते हैं। अबे रटोगे तो रट्टा तो ये है कि थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन ले दिया तो हो गया काम, भाई थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन दे देंगे, अरे सर ये क्या आ गया, अरे ये क्या हो गया भैया, नहीं, रटो मत, कंसेप्ट देखो भाई, कंसेप्ट क्लियरेंस हो, कंसेप्ट आपके क्लियर है तो सारी चीजें आपको मस्त समझ में आएंगी, और पेपर में एकदम मस्त एकदम बैठ के हुए धड़ाधड़ क्वेश्चन बनाओगे, और घंटी बजने से पहले आपका पेपर खत्म हो जाएगा। 3 घंटे पता नहीं कब जाएंगे, बट आपका 1.5 घंटे पेपर खत्म हो जाएगा, अगर आपको ये सारी चीजें ढंग से पता है, अगर आपकी कंसेप्ट क्लियर है तो। ठीक है, कंसेप्ट क्लियर होनी चाहिए, अगर कंसेप्ट क्लियर है तो सारी चीजें आपकी हो जाएंगी, नहीं तो नहीं हो पाएंगी। ठीक है, चलो बच्चों मेरे ख्याल से इस लेक्चर को मैं यहीं पे खत्म करता हूँ। क्यों? क्योंकि जो इमेज फॉर्मेशन वाला टॉपिक है वो और बड़ा है, उसमें अगर मैं इसी के साथ बना दूंगा तो कम से कम तो 2 घंटे की वीडियो आपकी पहुंच जाएगी। ठीक है, और मैं चाहता नहीं कि इतनी बड़ी वीडियो देख के आप एक ही बारे में बोर हो जाओ, तो इस पार्ट को हम यहीं पे खत्म करते हैं। ठीक है, इस लेक्चर को हम यहीं पे खत्म करते हैं, बट इस वीडियो खत्म होने में थोड़ा सा टाइम है, क्योंकि मैंने आपको कहा था कि वीडियो के स्टार्टिंग में कि एंड में मैं आपको कुछ ऐसी चीजें बताऊंगा जो आपकी लाइफ को थोड़ा सा और इम्प्रोवाइज करेगी, आपकी मतलब बच्चे भी देख सकते हैं इस चीज को, बड़े भी, कोई भी अपनी लाइफ में इस चीज को इम्प्रोवाइज कर सकते हैं। ठीक है, तो भाइयों कहानी क्या है कि जब महाभारत में
ठीक है, जब महाभारत में आपके कौरवों की और पांडवों की लड़ाई हो रही थी, तो मतलब जब युद्ध स्टार्ट होने वाला था, जब शुरू होने वाला था, तो दोनों तरफ बहुत ही शूरवीर योद्धा थे। एक तरफ आपके पांडव थे, एक तरफ आपके कौरव थे, ठीक है, एक तरफ भीष्म पितामह और दुर्योधन, शल्य, अदर, मतलब बहुत सारे शूरवीर थे, और दूसरी तरफ भी बहुत अच्छे शूरवीर थे। तो हुआ क्या बच्चों की, अब आपको पता ही है कि कौन सही था कौन गलत था, धर्म अधर्म आपको पता ही होगा कौन है कौन नहीं है। तो दोनों पार्टीज के बीच, मतलब दोनों सेनाओं के बीच क्या हुआ कि शंख बजे। शंख मतलब स्टार्टिंग में, मतलब युद्ध स्टार्ट करने के लिए आपका शंख बजाए जाते हैं। तो एक तरफ से आपके कृष्ण जी ने और बाकी 5 पांडवों ने शंख बजाया। कृष्ण जी का 5 जन्य शंख था, ठीक है, भीम का पौंड्र शंख था, और आपके अर्जुन का देवदत्त शंख था, अर्जुन जी का देवदत्त शंख था, और इस तरफ से भी बहुत बढ़िया से इन्होंने शंख बजाया। बट बच्चों बात यहाँ पे क्या है कि जब पांडवों ने शंख बजाए तो उनके सामने कौरवों के शंख फीके पड़ गए। ऐसा नहीं कि उस तरफ शूरवीर नहीं थे, और ऐसा नहीं कि इस तरफ शूरवीर नहीं है, बट इस केस में क्या हुआ कि कौरवों के शंख फीके पड़ गए जब पांडवों ने अपने शंख बजाए। तो ऐसा क्यों बच्चों? तो कहानी आपको ये सिखाती है कि अगर आप धर्म की तरफ हो, अगर आप सच्चाई की तरफ हो, अगर आप सत्य के रास्ते पे चल रहे हो, तो आपके मन में कोई भी संकोच नहीं है, और जो आप चीज करते हो बहुत ही दिल खोल कर, अगर आप युद्ध भी कर रहे हो और आपको पता है आप धर्म के लिए लड़ रहे हो, आप सत्य के लिए लड़ रहे हो, तो उस केस में आपका जो कॉन्फिडेंस होता है, सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है, वो एकदम पीक पे होता है, और होना भी चाहिए। कौरवों के केस में ऐसा नहीं था। उनमें से सबको पता था, भीष्म पितामह जी को पता था, द्रोणाचार्य को पता था, सबको पता था कि जो हम हैं अधर्म की तरफ से लड़ रहे हैं, क्योंकि जो उन्होंने देखा था, जो उनको पता था कि जो हम जिस तरह की लड़ाई कर रहे हैं हम अधर्म की तरफ है। तो वो जो संकोच था उनके दिमाग में बैठा, संकोच या हेजिटेशन बोल सकते हैं, वो दिमाग में बैठी थी। तो उस केस में आपको पता है कि यही संकोच उनको कहीं ना कहीं आखिरी में जाके हरा देता है ना, हार जाते हैं। आपके कौरवों की हार होती है, पांडवों की जीत होती है। क्यों? क्योंकि अधर्म की तरफ वाले लोगों के दिमाग में संकोच था, हेजिटेशन थी, और पांडवों जो पांडव थे उनके वो धर्म की तरफ से लड़ रहे थे, उनके दिमाग में कोई भी संकोच नहीं था, वो एकदम अपने कॉन्फिडेंट लेवल में थे। प्लस उनके साथ श्री कृष्ण थे, तो आपको पता है जो भी सत्य की राह पे चलता है, जो भी धर्म के साथ होता है, उनके साथ हमेशा भगवान रहते। तो बच्चों, मैं आपको भी यही, भाइयों, मैं आपको भी यही समझाना चाहता हूँ कि अगर आप धर्म की तरफ है, अगर आप सच्चाई की तरफ है, तो निसंकोच होकर बिना किसी हेजिटेशन के अपनी लाइफ में आगे बढ़ो। अगर आप धर्म के राह पे चल रहे हो तो, ठीक है, बिना किसी हेजिटेशन के, ना कोई संकोच होना चाहिए दिमाग में, ना ही कोई डर होना चाहिए। जैसे पांडवों ने कौरव बजाए थे, वैसे जैसे पांडवों ने शंख बजाए और कौरवों के शंख फेल कर दिए, वैसे ही आप अपनी लाइफ में भी बिना संकोच, बिना किसी संकोच के, बिना किसी डर के जिंदगी में आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, तो संकोच नहीं करना, डरना नहीं है किसी भी चीज को लेकर। धर्म के रास्ते पे चलो, सच्चाई के रास्ते पे चलो, आगे जाके आपके साथ भी बहुत अच्छा होगा। ठीक है, तो अब इस वीडियो को मैं यहीं पे खत्म करता हूँ। मेरे ख्याल से आपको अच्छी लगी होगी, नहीं लगी तो कोई बात नहीं, आप कमेंट में बताना क्या क्या इम्प्रोवाइजेशन कर सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं बच्चों, बाय बाय।